20 अक्टूबर 1962 खबर आई कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारत पर लद्दाख और तत्कालीन नेपा, जिसे आज अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, की ओर से दोतरफा आक्रमण कर दिया है। उस समय की भारतीय सरकार को यह अंदाजा भी नहीं था कि चीन इस तरह से हमला कर देगा, और यही वजह थी कि उस वक्त भारतीय सेना और सरकार युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। भारत के लगभग 20,000 सैनिकों को चीन के 80,000 सैनिकों का सामना करना पड़ा। चीनी सेना युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी और दूसरी तरफ भारत के लिए यह हमला बिल्कुल अचानक था। मगर एक चीज जो भारतीय सिपाहियों को दुनिया में सबसे अलग बनाती है, वो है उनका साहस और देश के लिए मर मिटने का जज्बा। यही वजह थी कि चीन के हजारों सैनिकों के सामने भारत के चंद वीरों ने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ा और देश की आन के लिए शहीद हो गए। हालांकि चीन की सेना दोनों ही मोर्चों पर बेहतर साबित हुई और 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत की अफसोसनाक हार हुई। तो आखिर भारत और चीन के बीच ये युद्ध हुआ क्यों था? क्या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की वजह से वो हालात बने? चीन ने कैसे दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का खंजर घोंपा? आज हम जानेंगे भारत चीन युद्ध की पूरी कहानी। बस आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चीन का इतिहास रहा है कि जिस किसी भी देश के साथ उसकी सीमा लगी है, उसे उसने अपने साम्राज्य में मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन भारत के साथ उसके युद्ध नहीं हुए थे, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि कहीं भी भारत और चीन की सीमा आपस में मिलती ही नहीं थी। तिब्बत के इन दोनों के बीच मौजूद होने से भारत हमेशा चीनी आक्रमण से बचा रहा। उस वक्त तिब्बत एक अलग देश था, उसकी अलग सरकार थी और उसके मुख्य नेता दलाई लामा थे। मित्रों, ऐसे तिब्बत की सीमा चीन से लगती थी। चीन ने अपनी शातिर चाल चलते हुए पड़ोसी देश की मदद से तिब्बत में सेंध मारना चाहा और इस षड्यंत्र को पूरा करने के लिए भारत के साथ मैत्री करना ही उसके लिए सबसे कारगर उपाय लगा। आखिरकार 29 अप्रैल 1954 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चौ एन-लाई ने एक समझौते पर दस्तखत किया, जिसका नाम पंचशील समझौता था। इस समझौते के अनुसार दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। कोई भी देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। दोनों देशों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। उनके संबंध एक दूसरे के लिए लाभकारी होंगे। साथ ही दोनों देश शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को हल करने का प्रयास करेंगे। जब ये समझौता हो गया और नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, तब एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी थी कि शायद चीनी अपनी आदत से अलग सच में भारत के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम रखेंगे। खैर, समझौते के बाद कहने को भारत और चीन की सेनाओं ने संयुक्त रूप से भाईचारा बढ़ाने के लिए काम शुरू किया। अरुणाचल, तिब्बत और अन्य क्षेत्रों में दोनों ओर की सेनाएं दिन में वहां के लोगों के खेतों और दूसरे कामों में मदद करती थीं, और ऐसा दिख रहा था कि समझौते के बाद वास्तव में हम दोनों मिलकर नया इतिहास लिखेंगे। लेकिन हकीकत इससे अलग थी। शाम के वक्त जब लोग काम खत्म करके घर जाने को होते, तब दोस्ती के बहाने चीनी सैन्य अधिकारी गांव के बाहर आते और वहां अलग अलग बहाने से गांव वालों के मन में यह बात भरी जाती थी कि तुम्हारी शक्लें चीन के लोगों से ज्यादा मिलती हैं। हम चीन की सरकार की तरफ से तुम्हारी मदद को आए हैं। यूं कहें तो मानसिक कब्जा पाने की कवायद पंचशील के साथ ही शुरू हो गई थी। उधर चीन ने तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, तो भारत ने उस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की। उसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से कई पत्र भेजे गए, लेकिन पंचशील समझौते के दौरान ही प्रधानमंत्री नेहरू ने चीन के तिब्बत पर कब्जे को स्वीकार कर लिया।
इस तरह तिब्बत पर कब्जे के बाद भारत तक चीन की पहुंच आसान हो गई। इधर कब्जे के कुछ सालों बाद ही तिब्बत में चीन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया और 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु और शीर्ष नेता दलाई लामा ने भारत में शरण ली। भारत ने दलाई लामा को सुरक्षा और समर्थन दिया तो चीन ने भारत के इस कदम को उसके तिब्बत पर कब्जे के लिए खतरा समझा। इस घटना के बाद चीन में गृहयुद्ध जैसे हालात बन गए और भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाओं की झड़ी लग गई। लेकिन भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था और सब इस बात से बेपरवाह थे कि चीन कभी हमला भी कर सकता है। इधर पंचशील समझौते की अवधि पूरी होने को थी और जैसे ही समझौते की अवधि खत्म हुई 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने बिना किसी घोषणा के भारत पर हमला कर दिया। चीन की सेना ने लद्दाख और मैक मोहन रेखा के पार आज के अरुणाचल प्रदेश की तरफ से एक साथ हमला किया। पश्चिमी क्षेत्र में चुशूल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर कब्जा कर लिया। दरअसल चीन की सेना भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत थी, उसके पास कहीं बेहतर हथियार थे और वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनके पास एक अनुभवी नेतृत्व था। इसके अलावा उन्हें कोरिया में एक बड़ी लड़ाई का अच्छा अनुभव मिल चुका था। इधर भारतीय सैनिकों के पास पहले विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल हुई राइफलें ही थीं। अमेरिका की भेजी ऑटोमेटिक राइफलें आ तो गई थीं, लेकिन हमारे सिपाहियों को अभी उसे चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। युद्ध शुरू होने के 4 दिनों के भीतर ही भारत के करीब 60 किलोमीटर अंदर तक चीनी सेना का कब्जा हो चुका था। चीन ने तिब्बत में पहले से ही हथियारों का जखीरा जमा रखा था। इससे ये साफ था कि चीन काफी वक्त से युद्ध की तैयारी कर रहा था। इन 4 दिनों की लड़ाई के बाद तकरीबन 3 हफ्तों के लिए जंग रुक गई और दोनों देशों में बातचीत का दौर शुरू हुआ। इस बातचीत के दौरान झू एनलाई ने प्रस्ताव रखा कि युद्ध में जहां अभी हम दोनों मौजूद हैं वहां से 20-20 किलोमीटर पीछे हट जाएं। इसके अलावा और भी कई शर्तें थीं जिन्हें प्रधानमंत्री ने मानने से इनकार कर दिया। इस तरह 14 नवंबर 1962 को दोनों देशों में से युद्ध शुरू हो गया। चूंकि ये युद्ध करीब 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा जा रहा था, इसलिए सैनिकों तक हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती थी। इधर अपनी सेना की हार की खबरों से हमारे देश के आम लोग बहुत ही निराश थे। पूरे भारत में इंडियन एयरलाइंस की उड़ानें रद्द कर दी गई थीं, जिससे इन विमानों का सैनिक इस्तेमाल किया जा सके। न सिर्फ आसाम बल्कि बंगाल यहाँ तक कि कलकत्ता पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे थे। इन खबरों के बीच जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनसे मदद मांगी। उन्होंने पत्र में भारत की बिगड़ती हालत और चीन के आक्रमण को रोकने के लिए मदद की गुहार लगाई। उस वक्त भारत में हालात को देखते हुए भारत में उस वक्त अमेरिका के राजदूत ने भी अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी से कुछ फाइटर जेट और अमेरिका के खतरनाक 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने का आग्रह किया। राष्ट्रपति कैनेडी ने तुरंत 7वें बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने का आदेश दिया। इधर नवंबर के आखिरी दिनों में ठंड बढ़ने से चीन के लिए युद्ध में आगे बने रहना मुश्किल होने वाला था। इसके अलावा अमेरिका और ब्रिटेन की सहायता मिलने से माओ को ये बात समझ में आ गई थी कि अब भारत अकेला नहीं है। ऐसी हालत में युद्ध जितना लंबा चलेगा उन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए चीन ने 20 नवंबर की रात में एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध के दौरान हमारे करीब 1383 जवानों ने अपनी कुर्बानी दी। 1047 जवान घायल हुए, करीब 3968 सिपाहियों को बंदी बनाया गया और 1696 फौजी लापता बताए गए। वहीं दूसरी तरफ 722 चीनी सैनिकों की मौत हुई और करीब 1700 सैनिक घायल हुए। इस युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था। युद्ध विराम के बाद उसकी सेना मैक मोहन रेखा के पीछे लौट गई।
अपनी ताकत पर भरोसा न करके अमेरिकी सलाह पर भारत ने अपनी वायुसेना का इस्तेमाल चीनी सैनिकों को खदेड़ने के लिए नहीं किया। सेना के पूरी तरह से तैयार न होने का दोष रक्षा मंत्री मेनन पर आया, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत ने युद्ध में हार की वजहों का पता लगाने के लिए हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का गठन किया। इस युद्ध के बाद भी भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई छोटी छोटी झड़पें हुई, मगर भारत चीन सीमा विवाद जस का तस बना रहा। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आगे भी आप हमसे जुड़े रहें।